हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स रिंग थ्योरी की थ्योरम 1.6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेक्चर नंबर 5 आज हमारा है रिंग थ्योरी का। रिंग हमारा चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा थ्योरम 1.6 है और लेक्चर नंबर है 5, 5th लेक्चर है आज हमारा, जो बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट 1.6, जिसका स्टेटमेंट है एक परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। ये सिद्ध करना है क्या स्टूडेंट्स कि शून्य भाजकों रहित एक परिमित क्रम विनिमय वलय क्षेत्र होता है। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, थ्योरम है हमारी 1.6। लास्ट लेक्चर में मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन किया था, वो है शून्य भाजकों रहित परिमित क्रम विनिमय वलय क्षेत्र होता है। ये वाला स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले इसको क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे, मानना आर क्या है, एक परिमित क्रम विनिमय वलय है। प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स इसका, मान लिया मानना आर एक परिमित क्रम विनिमय वलय है जिसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। मानना आर एक परिमित क्रम विनिमय वलय है जिसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, या जो शून्य भाजकों रहित है, या जिसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है अर्थात या आई, अर्थात स्टूडेंट्स दो एलिमेंट्स आर की, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी दो एलिमेंट परिमित एलिमेंट हम ए बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 0 या बी बराबर 0, मतलब दोनों में से एक एलिमेंट जो वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 होना चाहिए। अब इसको क्षेत्र सिद्ध करने के लिए ये इतना गिवन है, दिया है, अतः आर को क्षेत्र सिद्ध करने हेतु दिखाना है कि इसमें गुणात्मक तत्समक विद्यमान है तथा प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। क्योंकि क्षेत्र की 3 प्रॉपर्टी होती है, तत्सम की वलय, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा के लिए क्रम विनिमय, तो अर्थात a इंटू बी बराबर b इंटू ए, क्रम विनिमय इसने दे रखा है। और थर्ड प्रॉपर्टी है प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम। क्षेत्र सिद्ध करने हेतु दिखाना है कि इसमें गुणात्मक तत्समक तथा प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट, कोई नॉन जीरो एलिमेंट मान लिया, प्रत्येक नॉन जीरो अवयव तथा प्रत्येक नॉन जीरो अवयव आर का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। ये दिखाना है स्टूडेंट, दो प्रॉपर्टी हमें दिखानी है, कुछ इसने हमें दी है। तो ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या मान लिया, माना कि आर में जो है स्टूडेंट्स वो कितने एलिमेंट्स है, n अवयव है। आर परिमित वलय है, माना आर में n अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तथा क्या मान लिया स्टूडेंट्स, माना आर क्योंकि परिमित दे रहा, क्योंकि आर परिमित वलय है, अतः माना आर में n अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर में n एलिमेंट है, तो यहां से मान लिया कि आर में n अवयव, तो आर इक्वल टू आएगा a1 a2 a3 सोन an, तथा प्रत्येक ai बिलोंग्स टू आर। ai जो है वो कोई नॉन जीरो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ai है, i का मान जो है 1 से लेके n तक है, और i इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 सोन n तक। ठीक है स्टूडेंट्स,
क्योंकि आर को हमने माना है कि परिमित अवयव है, तो इसका मतलब इसमें मान लिया कि एन इसमें अवयव है, तो A1 से A2 A3 सो ऑन AN तक है। ये इसको हम लिख सकते हैं AI बिलोंग्स टू आर, और AI जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या मान लिया, आई का जो मान है वो 1 से लेके n तक है। आई का मान 1 पुट करेंगे, पहला एलिमेंट में मिलेगा, 2 पुट करेंगे, दूसरा आएगा, 3 पुट करेंगे, ऐसे ऐसे हमें कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है स्टूडेंट्स, एक AI जो है वो इसका क्या, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, हमने मान लिया ये वाला। ये हमारे पास रिंग है। गुणात्मक तत्समक का जो मतलब होता है वो होता है कि कोई भी दो एलिमेंट है, अगर उनका गुणा आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब है कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे के प्रतिलोम है, और प्रतिलोम वाली कंडीशन भी हमें दिखानी है। तो इसका मतलब जो रिंग जो है ना स्टूडेंट्स, उसके जो एलिमेंट है वो हमें दो एलिमेंट के रूप के लेने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे दो अवयव के रूप के हैं। तो हमने यहाँ से क्या चूज कर लिया, कोई भी इसका एक एलिमेंट ले लिया हमने स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका एक एलिमेंट ले लिया हमने AI। यदि AI, ये नहीं सोचना कि AI कौन सा एलिमेंट है, वैसे हमारे दिमाग में तत्समक के लिए ये कंडीशन आती है। यदि AI नॉन जीरो अवयव है और बिलोंग कर रहा है कहाँ से, R से, तो यदि AI को R के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर रहे हैं तो मानना कि जो सारे अवयव मिल रहे हैं वो R के अवयव हमें मिलते हैं। यदि AI नॉन जीरो एलिमेंट है और AI इंटू R कर रहे हैं, तो AI इंटू R कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो नए एलिमेंट बनेंगे वो A1 इंटू AI, आगे वाला A2 इंटू AI, A3 इंटू AI, सोन, बीच में कहीं और एलिमेंट आएंगे, S1 आएगा, M1 में एलिमेंट आएगा, सोन, लास्ट में हमारा अंतिम एलिमेंट है AN इंटू AI, जो सभी क्या है, जो सभी R की अवयव है। मतलब ये वाला जो है ना टोटल, जब AI के सभी एलिमेंट्स को हमने, R के सभी एलिमेंट्स को हमने जब AI से मल्टीप्लीकेशन किया है तो हमें ये नया एलिमेंट मिल गया। ये किसके बराबर है, R के बराबर है। मतलब या यहाँ पे लिख सकते हैं जो सभी R के अवयव हैं, R के अवयव हैं। कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं है, कोई भी दो अवयव बराबर नहीं हो सकते। अगर बराबर है तो तब वो क्या है, सभी R के अवयव हैं। और इसको देखने से पता चल रहा है कि R के जो एलिमेंट्स है वो क्या है स्टूडेंट, दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप के हैं। तो यहाँ पे जो सभी R के अवयव हैं तथा कोई भी दो अवयव बराबर नहीं है, अवयव बराबर नहीं है, दिखानी है कंडीशन ये, बराबर नहीं है। यदि है तो, यदि हो तो उस स्थिति में कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए स्टूडेंट, जिसके बीच के कोई भी दो अवयव ले लिए हमने। जैसे यहाँ से A1 A2 इंटू AI है, A3 इंटू AI है, तो यहाँ से मान लिया कि AS इंटू AI तथा आगे वाला मान लिया AM इंटू AI, दो एलिमेंट AM इंटू AI, ये दो एलिमेंट ले लिए स्टूडेंट्स हमने। कोई भी दो एलिमेंट्स ले सकते हैं, बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, R से, और M और S का जो मान है वो N से छोटा है, मतलब इनके बीच के एलिमेंट्स है ये दोनों। अगर ये दोनों बराबर है, यदि AS इंटू AI बराबर है AM इंटू AI के, और AI जो है वो क्या है, नॉन जीरो अवयव है। लेकिन चलिए स्टार्टिंग में इधर लेके आएंगे, तो AS माइनस AM इंटू AI बाहर कॉमन ले लिया, इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। मतलब ये टोटल पूरा एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, और दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन आता है 0, जहां पे AI का जो मान है स्टूडेंट्स वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब AS और ये टोटल पूरा एक एलिमेंट है और इंटू AI इसका दूसरा एलिमेंट, और दोनों का जो गुणा है वो 0 के बराबर है, परंतु AI का मान नॉट इक्वल टू 0 है। हमने लिया है एक नॉन जीरो अवयव है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मतलब दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है और एक नॉन जीरो, तो इसका मतलब दूसरा 0 होगा। क्यों, क्योंकि R क्या है, शून्य के भाजकों रहित है। इधर लिखेंगे AI नॉन जीरो, तो इसका मतलब ये वाला 0 होगा। क्यों, क्योंकि R शून्य के भाजकों रहित है, R शून्य के भाजकों रहित है, R शून्य के भाजकों रहित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा AI नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज AS माइनस AM बराबर 0, यहां से आ जाएगा AS बराबर AM। तो ये कंडीशन यही कहती है स्टूडेंट्स कि AI नॉन जीरो एलिमेंट है अगर
उसको दोनों तरफ मतलब ए एस और ए एम दोनों बराबर होंगे और ए को गुणा करेंगे, जैसे 3 3 है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 6 आएगा। तो इसका मतलब है यदि ये जो समीकरण इसको नाम दे दिया 1 नंबर, तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि लाइन लिखनी है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यदि किसी वलय आर के दो अवयव बराबर हैं तो इसका मतलब वो दोनों एक ही अवयव को प्रदर्शित करेंगे। मैंने इधर लिखा था कोई भी दो अवयव बराबर नहीं, यदि हो तो उस स्थिति में वो दोनों अवयव एक ही अवयव को प्रदर्शित करेंगे। तब लिखेंगे इधर उस स्थिति में यदि बराबर है तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि वो दोनों एक ही अवयव को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि रिंग के जितने भी एलिमेंट हमने माना कि n अवयव है और n के n जो अवयव है वो अपने आप में यूनिक है, अलग अलग एलिमेंट्स है, सारे यूनिक अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के रूप के भी हैं तो वो क्या है, सभी अपने आप में अलग अलग अवयव है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने लिया है कि ए आई बिलोंग्स टू आर, ए आई जो है वो आर का अवयव है, तो इसका मतलब है कि आर का प्रत्येक अवयव इस समीकरण से, इसको समीकरण नाम दे दिया स्टार, इस समीकरण से आर के जो एलिमेंट है वो दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के रूप के मिलते हैं। और यहाँ पे हमने लिखी ए आई जो है वो आर का अवयव है, क्योंकि ए आई नॉन जीरो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू आर, ए आई जो है वो आर का अवयव है। और समीकरण स्टार ये कहती है कि आर का प्रत्येक अवयव जो है वो दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का रूप का है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ए आई भी दो एलिमेंट्स के गुणा के रूप का होगा, तो दो एलिमेंट के गुणा के रूप का इसको लिख सकते हैं क्योंकि समीकरण स्टार यही कहती है ए आई बिलोंग्स टू आर, अतः ए आई भी दो अवयव के गुणा के रूप का होगा। तो यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से मानना कि ए आई बराबर ए के इंटू ए आई, ये वाला ले लिया, ए आई बराबर ए के इंटू ए आई, और ए के भी इनके बीच का ही कोई अवयव है, ए के इंटू ए आई इनके बीच में कहीं ना कहीं आता है, या ए आई बराबर ए के इंटू ए आई, या इसको लिख सकते हैं ए आई इंटू ए के, क्योंकि क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि आर क्रम विनिमय वलय, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई कि ए आई है वो भी क्या है, इनके दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप का है, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन और बन गई ये वाली। अब क्या करना है, यहाँ तक तो जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे पास उनके आधार पर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया, फर्स्ट से ये शो किया कि प्रत्येक एलिमेंट जो है वो अपने आप में यूनिक है, कोई भी दो अवयव बराबर नहीं है। इक्वेशन नंबर सेकंड से इसका नॉन जीरो एलिमेंट था ए आई, उसका मतलब है कि जो आर का एलिमेंट है और आर का प्रत्येक अवयव है समीकरण स्टार से दो एलिमेंट के गुणा के रूप का है, तो ए आई ए के इंटू ए आई, या क्रम विनिमय तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, रिंग का एक और अवयव मान लेते हैं, मानना क्योंकि हमें इसमें आइडेंटिटी दिखाना है और गुणात्मक प्रतिलोम दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एक एलिमेंट और ले लेते हैं, मानना एक और मानना नहीं है कोई, बी बिलोंग्स टू आर, एक और अवयव ले लिया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से मानना बी बिलोंग्स टू आर, आर का ही अवयव है और आर का प्रत्येक अवयव क्या है, दो एलिमेंट्स के गुणा के रूप का है। मानना बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए एम इस प्रकार विद्यमान है कि ए एम है वो यहाँ से एम आया था कहीं ना कहीं, ये वाला आया था स्टूडेंट, तो ए एम इस प्रकार विद्यमान है कि क्या स्टूडेंट्स, ए एम इस प्रकार विद्यमान है कि बी है, आर का एक और एलिमेंट लिया है और हमें पता है कि आर का जो प्रत्येक अवयव है वो दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप का है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आर को हम लिख सकते हैं दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप का, मतलब बी एक और अवयव हमने मानना है इसका, और हमें पता है कि रिंग का जो प्रत्येक अवयव है वो दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के रूप का है। बी बिलोंग्स टू आर, तो बी इक्वल टू ए एम इंटू ए आई लिख सकते हैं क्योंकि रिंग के प्रत्येक एलिमेंट को ए से गुणा किया है, बी इक्वल टू ए एम इंटू ए आई लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से समीकरण नंबर मान लीजिए इसको 3 नंबर।
अब क्या है, क्योंकि हमारे पास है ए के इंटू बी है, ए के मानना है और बी मान लिया, बी एलिमेंट लिया इसका, तो बी की वैल्यू पुट कर लेंगे, बी का मान b इक्वल टू है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज ए के बी का मान है ए एम इंटू ए आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है ए के इंटू ए एम इंटू ए आई है, और इसको ए आई इंटू क्या लिख सकते हैं, ए एम इंटू ए आई है, इसको लिख सकते हैं ए आई इंटू ए एम। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ से लिख लिया इसको, ए के बाहर है हमारे पास ए एम, इसको लिख सकते हैं ए आई इंटू ए एम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मान है ए के इंटू ए आई, इनको एक साथ लिख लेंगे साचर्यता गुणधर्म से, ए के इंटू ए आई बाहर ले लिया ए एम, ए के इंटू ए आई जो है वो किसके बराबर है, समीकरण 2 से ए आई के बराबर, इसका मान है हमारे पास ए आई, तो यहाँ से आ जाएगा ए आई इंटू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए आई इंटू ए एम, इसका मान आ गया ए आई, और ए आई इंटू ए एम जो है वो बी के बराबर है, तो इसका मान हमारे पास आ गया बी। तो ये वाली इक्वेशन कहते हैं कि ए के इंटू बी को, ए के को जब बी से गुणा करते हैं तो हमें बी मिलता है, बी मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तथा इसी प्रकार क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी प्रकार जब ए के को एलएचएस साइड से मल्टीप्लिकेशन किया तब भी बी आता है, और ए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आरएचएस साइड से मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी को ए के से, तब भी हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास, आगे वाली इक्वेशन नंबर 4 से, समीकरण 4 से क्या है स्टूडेंट्स, ए के इंटू बी बराबर ए के इंटू बी और बी इंटू ए के बराबर आता है बी। तो इसका मतलब है कब आता है स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट है उसको ऐसे एलिमेंट से गुणा करते हैं कि वापस वही एलिमेंट मिले, तो इससे यही सिद्ध होता है कि वो दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है, तत्समक अवयव है। यहाँ से यही रिप्रेजेंट होता है कि इसका मान कितना स्टूडेंट्स, 1 है इसका मान, तभी बी आया हमारे पास। समीकरण नंबर 4, इसको मान लिया 5 नंबर। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि ए के बराबर ई क्या है स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी अवयव है, ए के बराबर ई बिलोंग्स टू, कहां से कर रहा है स्टूडेंट्स, ये बिलोंग्स टू आर। ए के है वो किसका एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ए के को बी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए के इंटू बी जो है वो बराबर आता है बी के, और बी जो है वो आर का अवयव है, तो इसका मतलब ये पूरा भी आर का एलिमेंट है, बी के बराबर है, और ए के को जब बी से गुणा किया तब हमें बी मिलता है, इसका मतलब ए के वो कहां से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, ए के जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, और आर में जो एलिमेंट है वो दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के रूप के, ए के भी 2 एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के रूप का था हमारे पास, तो इसका मतलब ए के जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तभी भी आया है, अतः ए के बराबर ई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, गुणात्मक तत्समक विद्यमान है। एक तो प्रूव हो गया, यहाँ से हमने दिखा दिया कि गुणात्मक तत्समक जो है वो रिंग आर में है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें दिखाना है प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। ए आई नॉन जीरो एलिमेंट था, हमें पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है कि प्रत्येक एलिमेंट जो है आर का समीकरण स्टार से 2 एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप का था, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी भी आर का अवयव है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी भी आर का अवयव है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी 2 एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप का होगा, क्योंकि समीकरण आर का प्रत्येक अवयव 2 अवयव के गुणा के रूप का है, तथा आइडेंटिटी भी आर का, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी 2 एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप का होगा, अतः ए आई इंटू ए जे बराबर लिख सकते हैं ए जे इंटू ए आई बराबर होगा आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे ए आई क्या है, नॉन जीरो अवयव है आर का, तो इसका मतलब ए आई को ए जे से गुणा करें, ए जे को ए आई से गुणा करें तब आइडेंटिटी आता है, लिख लिया हमने ये, क्योंकि आर का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो क्या है, 2 एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप का है, अतः ई भी है वो आर का एलिमेंट, तो ई भी 2 एलिमेंट के गुणा के रूप का हो सकता है, और आर क्रम विनिमय में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मान आता है इसका। इसका मतलब है
कि समीकरण ये वाली आगे नाम दे देते हैं 6 नंबर। समीकरण 6 से स्पष्ट है कि वल्ले आर में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट है जीरो, नॉन जीरो अवयव को जब एजे से गुणा करते तब आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब वल्ले आर में प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। अतः आर क्या है? क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इसने क्रम विनिमय वल्य दिया था, हमने दिखाया कि क्या स्टूडेंट्स इसमें गुणात्मक तत्समक विद्यमान है, तत्सम की वल्य हो गया, क्रम विनिमय दिया था और यहाँ पे दिखा दिया कि प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। अतः आर क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। हेंस प्रूव कि प्रत्येक शून्य भाजकों रहित क्रम विनिमय वल्य क्या होगा स्टूडेंट्स? एक क्षेत्र होता है। आगे वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स, आगे वाला इससे पहले एक उप प्रमेय दे रखी है पेपर में, वो भी आती है। उसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र होता है। प्रत्येक परिमित सिमिलर है, प्रत्येक आगे वाला है ऊपर में, प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत, प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है स्टूडेंट्स एक क्षेत्र। क्या स्टूडेंट? प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत जो है वो शून्य के भाजकों रहित होता है। प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत तत्सम की वल्य, क्रम विनिमय वल्य, शून्य भाजकों रहित। मतलब सारी प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर वाली आ गई, तो इसका मतलब उपरोक्त प्रमेय फिर बन गई है और इसी प्रमेय का स्टेटमेंट है ये। मतलब इसने अब की बार क्या दे दिया? तत्सम की वल्य दे दिया, तत्सम की वल्य, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत दिया, परिमित दिया तो परिमित एलिमेंट्स है इसमें, तो इसका मतलब है परिमित पूर्णांकीय प्रांत जो है वो क्षेत्र होता है। और ये जो थ्योरम है ऊपर में वो यही होगी पूरा। अगर ये वाला स्टेटमेंट आए या मूल थ्योरम का स्टेटमेंट आए तो हमें यही थ्योरम प्रूव करनी है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है वल्य का अभिलक्षण। वल्य का अभिलक्षण क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, रिंग आर का अभिलक्षण क्या होता है? गुणा के लिए, योग के लिए क्या होता है? सबसे पहले आगे वाला टॉपिक हमारा वल्य का अभिलक्षण। वल्य का अभिलक्षण, वल्य का अभिलक्षण क्या होता है? क्या स्टूडेंट? यदि रिंग आर हमारे पास क्या है? आर एक वल्य है, तब यदि आर प्लस तथा गुणा के लिए एक वल्य है, यदि आर के लिए एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, जैसे हमने ग्रुप में पढ़ा है कोटि में कि कोटि क्या होगी किसी भी एलिमेंट की, कि वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए दो प्रकार से था। अगर गुणात्मक ग्रुप है, वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक अगर किसी अवयव के लिए विद्यमान है कि a⁴n करें तो उसका मान e आ जाए, न्यूनतम मान e, कि a की पावर सब छोटी से छोटी कितनी करें कि उसका मान आइडेंटिटी आ जाए, तो वो ऑर्डर ऑफ a कहलाता था हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ a बराबर n लिखते थे। और योज्य ग्रुप के लिए कि ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक कि उस एलिमेंट को कितनी बार ऐड करें, उस एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब a को कितनी बार ऐड करें, n डॉट a बराबर हमारे पास क्या आ जाए? योग का तत्समक एलिमेंट आ जाए। तो ये ऑर्डर ऑफ a होता था। n ऑर्डर ऑफ a, n डॉट a बराबर 0 आता था, तब योज्य ग्रुप के लिए उसकी a की कोटि n बनती थी, और गुणात्मक ग्रुप के लिए यहाँ से कोटि a की जो है वो n बनती थी। अब हमारे पास है वल्य का अभिलक्षण। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि r प्लस तथा गुणा के लिए वल्य है, यदि r, ये मान लीजिए कि r प्लस तथा गुणा के लिए वल्य है, यदि r के लिए एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, यदि r के लिए एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n ऐसा विद्यमान है कि यदि r के प्रत्येक अवयव को, यदि प्रत्येक a बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन होनी चाहिए ये, मतलब प्रत्येक a बिलोंग्स टू r के लिए n डॉट a बराबर 0 आ जाए, प्रत्येक a बिलोंग्स टू r के लिए, तब n जो है वो वल्य r का अभिलक्षण कहलाता है। उधर तो ये कंडीशन थी n का मान अलग अलग होगा प्रत्येक एलिमेंट के लिए,
प्रत्येक एलिमेंट की कोटि अलग अलग होती है ग्रुप में, ग्रुप थ्योरी में जब हमने डिस्कशन किया था। अब वलय के अभिलक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि r प्लस और गुणा के लिए एक वलय है, r के लिए एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n जो है वो ऐसा विद्यमान होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट को जब n से गुणा किया जाए तो n डॉट a बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। हमें पता है 0 जो है r प्लस और गुणा के लिए संक्रिया है, प्लस के लिए क्या है स्टूडेंट्स, ये इसका योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक है 0। तो n डॉट a का मान अगर 0 आता है तो n जो है वो वलय r का अभिलक्षण कहलाता है। यदि ऐसा n विद्यमान नहीं है तो ये क्या कहलाता है, वलय r जो है वो शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाता है। तो डेफिनेशन बन गई, यदि ऐसा n विद्यमान है तब वलय r का अभिलक्षण n कहलाता है, यदि ऐसा n विद्यमान नहीं है तब वलय r जो है वो शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाता है। ये था हमारा पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण। ये तो हो गया रिंग का अभिलक्षण। जैसे रिंग के पर जैसे हमारे पास है कोई ये वाला Z4 + 4 और मल्टीप्लीकेशन 4 के लिए कोई रिंग है, तो इसमें एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3, यहाँ तक एलिमेंट एडिशन 4 और मल्टीप्लीकेशन 4 के लिए। तो ऐसा क्या धनात्मक पूर्णांक है छोटे से छोटा कि उसको अगर इसके प्रत्येक एलिमेंट से गुणा किया जाए तब 0 आ जाए? क्या स्टूडेंट, 4 है ऐसा, क्योंकि 4 को जब हम किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 से तो 0 आएगा, 4 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 से 1 से तो 0 आएगा, 4 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 से 0 आएगा, 4 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 से कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। तो इसका मतलब 4 को जब इसके प्रत्येक अवयव से गुणा किया जा रहा है तो उनका मान 0 आता है। तो इसका मतलब है n डॉट x बराबर 0 और प्रत्येक x बिलोंग्स टू Z3। तो इसका मतलब इस वलय का जो अभिलक्षण है वो कितना स्टूडेंट, 4 है। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 4 है। अगर 4 को इसके प्रत्येक अवयव न्यूनतम लेना है, बड़े से बड़ा हो सकता है, न्यूनतम लेना है अभिलक्षण के लिए, तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जो है वो 4 है। 4 को इसके प्रत्येक अवयव से जब गुणा किया जाता है तो उसका मान आता है हमारे पास 0। ये कहलाता है वलय का अभिलक्षण। अब आगे हमारा टॉपिक है पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण। आगे वाला टॉपिक है कि पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम डेफिनेशन है। कोई भी r है वो पूर्णांक या d प्लस r के लिए पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र है, तब उनका एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो है n जो है वो अभिलक्षण कहलाता है यदि n डॉट e बराबर 0, n डॉट e बराबर 0 मतलब वह न्यूनतम पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र। पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र कब बनता है, पूर्णांकीय प्रांत की कंडीशन होती है तत्सम की वलय है, क्रम विनिमय शून्य के भाजकों रहित, और क्षेत्र होता है तत्सम की वलय, क्रम विनिमय वलय और प्रत्येक शून्येतर अवयव का प्रतिलोम विद्यमान। तो दोनों में तत्सम की वलय है, तो इसका मतलब गुणात्मक तत्समक विद्यमान है पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र दोनों में। तो इसका मतलब इनके वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसको इनके आइडेंटिटी अवयव या गुणात्मक तत्समक से जब गुणा किया जाता है तब उसका मान 0 आ जाए। तो इसका मतलब ये जो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या कहलाएगा, इसका अभिलक्षण कहलाएगा, पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण। यदि ऐसा n विद्यमान नहीं है तो ये शून्य अभिलक्षण का पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे Z7 का एग्जांपल लेते हैं। Z7 का दे रखा है एडिशन 4 7 और मल्टीप्लीकेशन 7 में एलिमेंट होंगे 0 से लेके 1 2 3 सोन 6 तक, एडिशन 7 और मल्टीप्लीकेशन 7। ये वाला हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र है ये वाला। तो इसका मतलब इसका आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास 1 है। तो 1 को किससे मल्टीप्लीकेशन किया जाए स्टूडेंट्स की 0 आ जाए 7 से, तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 7 ही है। अगर 7 को इसके आइडेंटिटी से गुणा कर रहे हैं तब 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इस पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का जो अभिलक्षण है वो कितना है, 7 है। अतः ये क्या कहलाता है, 7 अभिलक्षण का पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र के अभिलक्षण पर आधारित एक थ्योरम है मोस्ट इंपोर्टेंट 1.7 लास्ट है। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स है जो आपको सोल्व करने हैं। मैं सीधा आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।